हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे यूपीएससी रिलेटेड कुछ प्री के लिए फैक्ट एंड एक क्वेश्चन हम मेंस के लिए देखेंगे। देखिए, फर्स्ट टॉपिक है ऑनक्लॉज। ऑनक्लॉज जो बेसिकली समुद्री सीमा के लिए बनाया गया था। यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो विश्व के सागरों और महासागरों पर देशों के अधिकार एवं जिम्मेदारियों का निर्धारण करता है तथा समुद्री साधनों के प्रयोग के लिए नियमों की स्थापना करता है। संयुक्त राष्ट्र ने इस कानून को वर्ष 1982 में अपनाया था, लेकिन यह नवंबर 1994 में प्रभाव में आया। भारत ने वर्ष 1995 में ऑनक्लॉज को अपनाया। इसके तहत समुद्र के संसाधनों को 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है: आंतरिक जल इंटरनल वाटर, प्रादेशिक सागर और अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, बस इतना ही इसमें इम्पोर्टेंट है। भारत ने इसको कब अपनाया और किन रीजन को, किस क्षेत्र में किस तरीके डिवाइड किया गया: एक आंतरिक जल, एक प्रादेशिक सागर, एक अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ। ख है, अगर इस पर टिप्पणी करने के लिए भी आ जाता है जो 50 शब्द या इस तरीके से तो भी कर सकते हैं। रेड प्लस कार्यक्रम। रेड प्लस कार्यक्रम जो होता है वनों के लिए बनाया गया था। वनों के जहाँ विकासशील देशों में वनों का निर्वनीकरण जहाँ पे कम होते जा रहे हैं उसके प्रोत्साहन के लिए UNFCCC के अंतर्गत परिभाषित एक तंत्र है जो विकासशील देशों को निर्वनीकरण वन निम्नीकरण में कमी द्वारा उसके उत्सर्जन कटौती के लिए प्रेरित करता है। रेड प्लस पहलों में शामिल वन कार्बन भागीदारी सुविधा, ठीक, कार्बन फैसिलिटी, कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी थी, इसको कार्बन भागीदारी पार्टनरशिप सुविधा फैसिलिटी, तथा वन निवेश कार्यक्रम, वन यानी कि फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट कार्यक्रम की मेजबानी वर्ल्ड बैंक द्वारा। यानी कि जो भी रेड प्लस वनों से संबंधित होता है, जो भी प्रोग्राम चलाए जाते हैं रेड प्लस संबंधित UNFCCC के द्वारा, उसकी मेजबानी हमेशा वर्ल्ड बैंक करता है। ठीक, वर्ल्ड बैंक। केंद्रीय जल आयोग का देखते हैं। सेंट्रल वाटर कमीशन, सेंट्रल वाटर कमीशन। तो केंद्रीय जल आयोग तत्कालीन केंद्रीय जल मार्ग सिंचाई एवं नव संचालन आयोग WIRS की स्थापना वायसराय की कार्यकारी परिषद में श्रम सदस्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सलाह पर वर्ष 1945 में की गई थी। CWINC की स्थापना का अंतिम प्रस्ताव सिंचाई विभाग के परामर्शदाता इंजीनियरिंग राय बहादुर NN खोसला द्वारा तैयार किया गया था। डॉक्टर AN खोसला को CWINC के संस्थापक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। इतना इम्पोर्टेंट है इसके लिए। इसके बाद देखते हैं हिमालयन आइबेक्स। हिमालयन आइबेक्स जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ इंटरनेशनल यूनाइटेड कंजर्वेशन नेचर जो है कि रेड लिस्ट में हिमालयन आइबेक्स जो है उसको संकट मुक्त अथवा कम चिंतनीय, लीस्ट कंसर्न, ठीक है, जो IUCN की डेटा होता है उसमें लीस्ट कंसर्न इंडेंजर, तो आइबेक्स जो है लीस्ट कंसर्न है, हिमालयन आइबेक्स की श्रेणी में रखा गया। इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 के तहत भी संरक्षण प्राप्त है। भारत में यह प्रजाति मुख्यतः पिन वैली, हिमाचल प्रदेश, कांशी अभ्यारण्य, जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है। ठीक, इतना फैक्ट है प्री के लिए आज के लिए। और मेंस के लिए एक क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र में मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय UNCCD जो संस्था है, मरुस्थलीकरण से मतलब को इस तरीके से उसके लिए बनाया गया था। UNCCD संस्था के बारे में इसके बताना। अब भारत के लिए संस्था कहाँ तक प्रासंगिक है स्पष्ट करें। इसको हमने खुद से बनाया था, UPSC में बहुत इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय UNCCD एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो पर्यावरण एवं विकास के मुद्दे पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है। अर्थात ये संस्था जो है लीगली बाइंडिंग है। ठीक है, मरुस्थलीकरण की चुनौती से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। इसकी स्थापना 1994 में पेरिस, फ्रांस में की गई थी। इसके कोप सत्र, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का आयोजन प्रत्येक 2 वर्ष में किया जाता है। यह पहला कोप जो उसका आयोजन 1997 में इटली में किया गया था। ठीक है, और कोप 14 का आयोजन भारत की मेज़बानी में किया गया है। कोप 14 जो है इसका आयोजन भारत की मेज़बानी में किया गया है। इस सम्मेलन में 190 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। यह ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया था। भारत 2 वर्ष के लिए संगठन का मेजबान और अध्यक्ष रहेगा। बेसिकली जो UNCCD की जो है स्थापना तो मरुस्थलीकरण से लिए किया गया था और इसकी जो
मेज़बानी हुआ है, अभी कोप जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की जो होता है, उसके पार्टी जो उसकी मेंबरशिप होती है, अभी उसको भारत में ग्रेटर नोएडा में कोप 14 जो है उसकी मेज़बानी ग्रेटर नोएडा में भारत ने किया था। ठीक है, तो भारत के संदर्भ में यूएनसीसीडी की भूमिका। भारत सरकार का लक्ष्य 2030 तक 2 करोड़ 60 लाख हेक्टेयर बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि में परिवर्तित करना है। इसके लिए देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान में एक केंद्र स्थापित किया जाएगा। क्षेत्रफल के लिहाज से भारत विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है और विश्व के कुल वन क्षेत्र का 24% भारत में है। यूएनसीसीडी के द्वारा कोप 14 के उद्देश्यों में सतत भूमि प्रबंधन, मरुस्थलीकरण को रोकना आदि समस्याओं और संयुक्त राष्ट्र के 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को हासिल करने में आसानी होगी। इसका आयोजन 1992 के रियो सम्मेलन में व्याप्त चिंताओं के प्रति हमारी प्रतिबद्धताओं को दर्शाता है। हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कोप 14 के संबोधन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विश्व के 2/3 से ज़्यादा देश मरुस्थलीकरण की समस्या से प्रभावित हैं। उन्होंने कहा कि बंजर भूमि के साथ साथ हमें पानी की कमी की समस्या पर भी ध्यान देना होगा। तो निष्कर्षतः कह सकते हैं कि कोप 14 सम्मेलन जो कि भारत में हुआ, यह भारत में मरुस्थलीकरण की हर समस्या से निजात दिलाने में मील का पत्थर साबित होगा। तो इस तरीके से प्रैक्टिस है। अब इसको अगर हम जैसे कि प्रैक्टिस कराते हैं लैपटॉप वगैरह में, तो देखिए ये चैनल जो है बेसिकली यूपीएससी के लिए है और इस पर जो भी जुड़े हैं, जो भी सब्सक्राइबर हैं, वो अगर इस तरीके से अगर वो इस एग्ज़ाम के लिए अगर चिंतित हैं या फिर उनको अगर इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो इस चैनल को पे जुड़े, नहीं तो फिर इसको अनसब्सक्राइब कर दें और बाकी डिसलाइक कर सकते हैं। ये अर्निंग के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है, केवल प्रैक्टिस के लिए। इससे हमारा भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और कुछ लोगों की भी हेल्प होगा। धन्यवाद।